तो लास्ट टाइम हम ये ट्राई कर रहे थे बेसिकली कि हम यहाँ पे जाके साइन इन कर रहे थे, साइन इन हो रहा था, लेकिन साइन इन होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट टोकन साथ लेके जाएगी। अगर टोकन किधर स्टोर होगा? कुकी में स्टोर होगा। यानी वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, कि अगर हम जब साइन इन होंगे तो बैकएंड सर्वर जो है वो टोकन कुकीज में सेट करेगा। ये हमने लॉजिक इंप्लीमेंट की हुई थी, लेकिन वो सेट कर नहीं रहा था। लेट सपोज इफ आई ओपन अप दी कुकीज, और आपको पता है कुकीज आप कहाँ देख सकते हैं? एप्लीकेशन में जाके, ये जैसे लोकल स्टोरेज है वैसे वहाँ कुकीज है, और यहाँ पे हम कुकी दे सकते हैं। अभी ये टोकन क्यों सेव हुआ है? ये पुराना आप वाला तो नहीं है? अच्छा, ये कैसे हुआ? लास्ट टाइम तो नहीं हो रहा था। अच्छा, सेव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट इट वाज नॉट गेटिंग सेव्ड इन द लास्ट टाइम। ठीक है, सो अब मैं लेट सपोज यहाँ पे इसको कर देता हूँ ख़त्म। कैसे ख़त्म होगा? क्लियर ऑल कुकीज़। ठीक है, सो ये ऑल कुकीज़ क्लियर हो गई हैं। अब मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। इफ़ आई एम हैविंग एन अकाउंट विद दिस, और पासवर्ड हम रखते हैं हमेशा 1 to 9 सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अभी हमें इसने एक एरर दिया है कंसोल पे, एक्सेस टू फेच फ्रॉम API ऑथ ओरिजिन दिस। ये कॉर्स पॉलिसी है, ये हमें पहले से पता है कि हमने कहाँ से की थी। ओके, हमें एक और काम करना था। मैंने आपको 2 चीज़ें व्हाट्सएप पे शेयर की थी कि वो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। या सर्वर साइड पे भी हमें एक फ्लैग देना है विच सेट जी क्रेडेंशियल्स ट्रू। लेट मी शेयर इट विद यू। या दिस वाज द वन कि हमने सर्वर के कॉर्स में जाके क्रेडेंशियल्स ट्रू और ओरिजिन देना है कि जिस ओरिजिन से आपको रिक्वेस्ट आ रही है, यानी जो ट्रस्ट वर्दी ओरिजिन है आपका। सो 5173 है, लेकिन इस हमारा भी 5173 है और हमने क्रेडेंशियल्स ट्रू देना है। सो लेट्स गो टू दी बैकएंड एंड लेट्स गो टू दी सर्वर, और उसमें कॉर्स में एक ऑब्जेक्ट में क्रेडेंशियल्स, credential it's with I think C, and credentials is going to be true, and then origin is going to be इधर गया। तब आना भी नहीं चाहिए, और तब अगर आए भी तो हमारे पास उसका हल ये है कि हम जिस तरह ये IP वाइट लिस्ट कर रहे हैं ना, ये तो जाहिर है सिर्फ हमारी ही एप्लीकेशन का फ्रंट एंड उसको हिट करेगा ना। किसी एक्सटर्नल फ्रंट एंड अगर इसको हिट करेगा तो फिर उसको तो शो करना चाहिए, उसको तो हिट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो हम इसी तरह जिस तरह अभी कर रहे हैं अपने ही IP को वाइट लिस्ट कर रहे हैं, उधर भी हम उसको वाइट लिस्ट कर देंगे। ठीक, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक दिस। और उसके बाद जब हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन हमें करता है जी ऑथ API दिस लॉगिन, तो हमें सेकंड काम क्या किया था? इसके बाद हमने एक और कुछ भी किया था, ये अच्छा ये क्रेडेंशियल्स। ओके, सो अब हम अगर वापस जाएंगे यहाँ पे, एंड इफ वी मेक अनदर रिक्वेस्ट दिस, सो अब हमारे पास वो एरर भी नहीं आया, और अब हम लॉगिन भी हो गए हैं। और सॉरी, हमने कुकीज़ भी देखनी है कि हमारे पास कुकी भी सेट होनी चाहिए। ठीक है, सो इफ़ वी गो टू दी एप्लीकेशन, सो हमारे पास ये कुकी भी सेट हो गई है और कुकी में टोकन भी आ गया है, और आप कुकी का एक्सपायरी टाइम वो जो हमने सेट किया है वही होना चाहिए। सो इट्स काइंड ऑफ, अच्छा ये देख रहे हैं आप अब टाइम किस फॉर्म में आ रहा है? ये बीच में T और Z जब भी आए तो ये UTC फॉर्मेट है। तो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था ना कि टाइम की कन्वर्जन, अगर आप इसको PST में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्वियसली उतना ही टाइम बनेगा जितना टाइम हमने बैकएंड से कुकी में एक्सपायरी सेट किया है, और हमने 15 मिनट सेट किया कि 15 मिनट बाद ये क्या हो जाएगा? 900,000 इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है,
तो अब हमारा ये टोकन जा रहा है। अब जब ये टोकन जा रहा है तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट, अब चूंकि ये जो यूज़र लॉग्ड इन है ये एडमिन नहीं है, तो जब ये एडमिन नहीं है तो हमने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो उसने हमें वापस रीडायरेक्ट किधर कर दिए, इधर। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करेंगे और दोबारा किस अकाउंट से लॉग इन आएंगे, एडमिन के थ्रू, एंड प्रोबेबली माय ओन नेम वाज द एडमिन, दिस वन एंड दिस वन। और अगर मैं इसको हिट करूं, आई एम लॉग्ड इन, और अगर मैं इसको हिट करूं, नाउ आई कैन गेट द पेज, ठीक है। और अगर अब मैं इसको प्रोडक्ट को करूं तो एपीआई ब्रेक होगी, क्योंकि दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि हमारा इमेज क्लाउडनरी पे नहीं जाएगा, लेकिन ऐड प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, और प्रोडक्ट कंट्रोलर में आए और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो होगा, जो कुछ रिक्वेस्ट में आएगा वही कुछ वापस रिस्पॉन्स में चला जाएगा। यानी डेटाबेस की लॉजिक हमने क्या की हुई है, कमेंट की हुई है। सो जस्ट वी वांट टू मेक श्योर कि ये वाला फंक्शन हिट होता है या नहीं होता, क्योंकि अब हम एडमिन से लॉग्ड इन है, तो एडमिन से लॉग्ड इन है तो वो एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, हिट होना चाहिए। सो लेट्स सी दिस, और इस इमेज फॉर द टाइम बीइंग इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज हमने इमेज की लॉजिक की कमेंट की हुई है, तो हम अपलोड करें या ना करें, दैट्स ओके। सो इफ़ आई मेक इट लाइक दिस, तो अगर आप सर्वर पे आएँ, नो क्रैश इन द सर्वर, और अगर आप कंसोल पे आएँ तो आई शुड हैव समथिंग, या कंसोल पे ब्राउज़र कंसोल आ गया और इस पे रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज, प्रॉबेबली ये है। अच्छा, जब ये रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज आए ना, तो इसका भी एक हल है। ये किस लिए आता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा ज़्यादा हो देन एक्सपेक्टेड हो, इसकी एक सर्टेन लिमिट है, आप उस लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो कुकी पार्सर है ना, इसमें एक वो पाया जाता है ऑब्जेक्ट, और इसमें एक दिया जाता है लिमिट का गालिबन, और लिमिट आप दे दें 50 MB में भी, शायद इस तरह से आता है, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू गेट इन हेयर अगेन, तो इफ़ यू कम बैक हियर, कोई भी पिक्चर अपलोड कर दें, दिस, तो प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई मसला चल रहा है। नहीं, मसला ये चल रहा है कि हमने जब लॉगिन किया तो लॉगिन के वक्त तो ये काम हो गया, क्यों हुआ, आई थिंक आई नो द इशू। फ्रंट एंड से जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो ये जो ऑथ एपीआई थी, इस ऑथ एपीआई में हमने ये लिखा है क्रेडेंशियल्स ट्रू। तो जब हमने ये क्रेडेंशियल्स ट्रू यहाँ लिखा, तो जब हम प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो यहाँ भी हम इस इंक्लूड ट्रू का मतलब क्या है कि ये अगर मौजूद होगा तो टोकन साथ लेके जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि हम एपीआई को कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, /new/product, और /new/product के लिए हम क्रेडेंशियल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। जब क्रेडेंशियल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे तो जो टोकन जो कि अब हमारे ब्राउज़र की स्टोरेज में मौजूद है, वी आर श्योर अबाउट दैट, वो साथ जा नहीं रहा। तो साथ क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ दिस क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, ठीक। तो अब हम इसे सेव करेंगे होपफुली, एंड क्योंकि देख रहे हैं अनडिफाइंड आ रहा था, अब ये अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ये लॉग हमने कहाँ लगाया हुआ है, मिडलवेयर के अंदर, जहाँ हम टोकन की रिसीविंग कर रहे हैं। सो दिस शुड नो मोर नाउ बी अनडिफाइंड, रादर दिस शुड डू समथिंग। लेट मी ब्रेक इट एंड लेट मी रीस्टार्ट द सर्वर। तो अब हम दोबारा जाएंगे, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो दैट शुड नॉट बी एन अनडिफाइंड, रादर दैट शुड बी अ टोकन इन हियर। और जब यहाँ टोकन मिल जाए तो इसका मतलब वो हमारा रिसोर्स जो है वो क्रिएट भी होगा, बिकॉज ये तो कंफर्म है कि हम लॉगिन हैं। जब हम लॉगिन हैं तो दोबारा इस मैसेज आने का मतलब क्या है कि टोकन ही नहीं मिल रहा उसको, ठीक। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश इट अगेन, और यहाँ से हम इसको लेट्स सी दिस, और अगर अब हम करें तो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली, ठीक। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट डेटाबेस में नहीं गया, ना ही ये इमेज क्लाउडनरी पे गया। रीज़न बीइंग कि हमने क्लाउडनरी और डेटाबेस दोनों का कोड कमेंट किया हुआ है, बिकॉज हम पहले ये फ्रंट एंड वाले इशू रिजॉल्व करना चाहते थे और फिर हमने कहा था कि हम बैक एंड पे जाएंगे। सो नाउ इट्स टर्न टू कम बैक इन हियर। ये देखें, यहाँ पे ये इमेज है और इसके ऊपर कहीं टोकन भी लॉग हुआ होगा, ये टोकन है,
तो पहले टोकन लॉग हुआ क्योंकि पहले गया मिडलवेयर के पास, उसने कंफर्म किया कि टोकन है, टेम्पर्ड नहीं है, ओरिजिनल है, वैलिड है, और फिर जब सब कुछ पास हो गया तो उसने कहा जी नेक्स्ट पे जाओ अब। और नेक्स्ट कौन सा था? बेसिकली क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का। फ्लो आपको समझ आ गया सारा? ऑब्वियसली ये पहले भी समझ आ गया था, बस जस्ट वी वर स्टक इन द इश्यूज। अब हमारी बात आ गई है यहाँ पे, हमने कहा था जी कि क्लाउडनरी पे हमने देख लिया इमेज अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है। क्लाउडनरी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एक सर्टेन साइज अपलोड करने देता है, फिर वो पेड भी है, एक अगर मतलब अगर एक सर्टेन स्पेसिफिक 500 MB की लिमिट है या 100 MB लिमिट है, इससे ऊपर के इमेजेस तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट में 10 इमेज हो तो 500 MB पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये हल तो हमने पढ़ ही लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम बेसिकली जब यूज़र कोई इमेज अपलोड करे तो यहाँ हम एक डायरेक्टरी बना लें अपलोड्स की अपने सर्वर पे, क्योंकि जब हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ होस्ट होगा? सर्वर पे। तो अब हम बजाय हम इमेजेस को थर्ड पार्टी क्लाउड होस्टिंग सर्विस पे भेजें, हम अपने इमेजेस को भी किधर भेजेंगे? अपने ही सर्वर पे होस्ट कराएंगे बिल फर्ज, इफ इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। अगर तो क्लाउडनरी की रिक्वायरमेंट है दैट्स गुड। अगर आपको क्लाइंट कहता है जी कि अमेजोन की बकेट में स्टोर करें इमेजेस तो दैट्स सिमिलर, जैसे क्लाउडनरी की कन्फिग्रेशन की है, इमेज उधर भेज दें। अगर आपको कहते हैं जी अज्योर क्लाउड पे इमेज स्टोर करने उधर भेज दें, और कहते हैं जी फायरबेस या गूगल GCP पे भेजने हैं तो उधर भेज दें। तरीका सेम है, क्लाउड की API कीज़ की कन्फिग्रेशन करके उसकी कन्फिग्रेशन यहाँ डालें, और ये मेरे ख्याल में 1 या 2 वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, वो आप देख के कर सकते हैं। क्योंकि वन टाइम फ्लो पता लग गया कि किसी भी एक क्लाउड सर्विस पे आपको इमेज भेजना है तो तरीका क्या है? इमेज फिजिकली क्लाउड पे भेजना है, उस इमेज का जो URL है वो अपने डेटाबेस में भेजना है, ताकि आपको पता लगे कि ये इमेज किस प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है। ये फ्लो आपको पता लग गया। इसको अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम वी कैन एक्चुअली गेट रेड ऑफ इट थोड़ी देर के लिए, इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि अभी हम इसको लोकली स्टोर करेंगे, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि हमें कोई मसला या कोई एरर हमारे फ्लो में दोबारा इमेज की वजह से ना आए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इमेज अपलोड करना है कहाँ पे? अपने लोकल सर्वर पे। आप चाहें तो यहाँ एक फ़ोल्डर बना लें और उसको नाम दे दें अपलोड्स, कि जितने भी आप इमेजेस अपलोड करें वो सारे के सारे किधर जाएं? आपके अपने सर्वर पे, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मूविंग देम टू द क्लाउडनरी सर्वर। तो इसके लिए मैं जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे के सारे इस अपलोड फोल्डर में भेजूंगा। और इसके लिए जो अगेन कोड लिखना है, it might take little longer in fact to write it by myself, little tricky and complex as well, so I have already written for the previous batch image upload batch 11, so that's kind of backend or controllers and probably to do controller, और इस पे नॉट इन द टू डू कंट्रोलर। आई मीन आप मेरी इस गिटहब की रेपो को आप भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट गाइडलाइन ऑफ फ्रॉम इट इनफैक्ट इन द फ्यूचर। यूज़र कंट्रोलर में भी नहीं है, शुड बी इन द ऑथ कंट्रोलर में भी, या इट इज़। सो मैं यहाँ से ये कोड चंक कॉपी करता हूँ और मैं इसको 1 by 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इट इज़ डूइंग ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ट्राई से पकड़ता हूँ इसको और ऑल द वे टू द कैच, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये जो ट्राई कैच है इसको थोड़ी देर के लिए मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मे बी इट इज़ नीडेड फॉर फ्यूचर, और इसको मैं कर देता हूँ ये। अब हो क्या रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो रही है जी कि वी नीड दिस यूज़र। अब चूंकि ये यूज़र नहीं है, ये हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या चीज़ आ रही है, सॉरी हमारे जो फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट से हमारी जो डेटा आ रहा है उसके अंदर इमेज कैसे आ रहा है, कैन यू सी दिस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इमेज। तो हमारी फील्ड का नाम क्या है, इमेज है, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि सॉरी क्या हो गया, मैं यहाँ से ये वाली लाइन पिक करूँगा और मैं यहाँ से इसको यहाँ डाल दूँगा। सो ये है न्यू प्रोडक्ट। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, न्यू प्रोडक्ट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है उसको निकालो और इसमें इसको किधर स्टोर कर दो, इनकोडेड।
अब इसको इनकोडेड क्यों कहा है? बिकॉज जो मैं इमेज रिसीव कर रहा हूँ फ्रंट एंड से वो किस फॉर्म में है? बेस 64 इनकोडेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं न्यू प्रोडक्ट डॉट इमेज से जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करूँगा वो किस फॉर्म में होगी? बेस 64 इनकोडेड फॉर्म में होगी। अब जब ये बेस 64 इनकोडेड फॉर्म में होगी तो मुझे इसमें से ये चेक करना है कि ज़रा देखें इसका स्टार्ट कैसे हो रहा है। डेटा, इमेज, पीएनजी, बेस 64 और कॉमा। ठीक, तो मैंने इसे कहा जी कि जो इनकोडेड है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग, इनकोडेड स्ट्रिंग, उसको स्प्लिट कर दो। तो आपको पता है स्प्लिट का फंक्शन बिल्ट इन है स्ट्रिंग के साथ। तो स्प्लिट कहाँ से करो? जहां ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है, ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग यहां आ रहा है, तो उसे कह रहा है यहां स्प्लिट करो। जब ये स्प्लिट करेगा तो नॉर्मली स्प्लिट का फंक्शन अरे रिटर्न करता है, ये भी आपको पता है। तो ये स्प्लिट कितने हिस्सों में करेगा? एक हिस्सा इस बेस 64 से पहले और एक हिस्सा इस बेस 64 के बाद। तो जो ये अरे रिटर्न करेगा उस अरे के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? ये वाली चीज। और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? इनकोडेड इमेज। मेक सेंस? तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है इनकोडेड डॉट स्प्लिट, ये मुझे रिटर्न करेगी क्या? बेस 64 टू अरे, यानी ये वही अरे रिटर्न करेगी जिसमें वो दो एलिमेंट्स रिटर्न करेगी। अरे के 0th इंडेक्स पे ये पड़ा होगा और अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? ये सारा कुछ। ये लाइन भी क्लियर होगी आपको? उसके बाद मैंने कहा कि जो बेस 64 टू अरे है, यानी ये जो अरे है इसके जो 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है प्रीफिक्स, वो उठा के लाओ। 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? मेकिंग सेंस ना? अब ये उसने प्रीफिक्स लिया और उसने कहा जी प्रीफिक्स डॉट रिप्लेस। उसने कहा जी इस पूरी स्ट्रिंग में, यानी इस पूरी स्ट्रिंग में जहां लिखा हुआ है ना डेटा कॉलन, ये रेजेक्स है बेसिकली, ये रेजेक्स पैटर्न है। ठीक है, वो कह रहा है जी कि जहां डेटा कॉलन इमेज लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो किससे? एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? नहीं, इमेज नहीं, बाकी बचा एक्सटेंशन ऑफ द इमेज। अगर ये इमेज पीएनजी टाइप का होगा तो यहां क्या होगा? पीएनजी। अगर ये इमेज जेपीजी का होगा तो यहां क्या होगा? जेपीजी। अगर ये इमेज टिफ का, जिफ का, जिसका भी होगा तो यहां वो चीज होगी। तो इस प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? इमेज का, सॉरी इसमें एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ इमेज, यानी एक्सटेंशन आ जाएगी जिससे इमेज रिकॉग्नाइज होगा। ये तीनों चारों लाइनें समझ आ गई हैं आपको कि हमें ये भी तो चेक करना है ना। फिर हमने कहा कि चूंकि हम सिर्फ इमेज के साथ हैंडल कर रहे हैं तो हमने कहा जी कि एक्सटेंशन को चेक करो, यानी अगला पूरा काम इमेज अपलोडिंग वाला करो ही तब जब मेक श्योर हो कि ये इमेज ही है, कोई और दूसरी फाइल नहीं है। तो हमने कहा जी कि अगर ये एक्सटेंशन जेपीईजी है या जेपीजी है या पीएनजी है, आर करके हम जितनी मर्जी एक्सटेंशंस को सपोर्ट देना चाहिए दे सकते हैं। अगर ये एक्सटेंशन इन तीनों में से कोई एक है तो मेक श्योर है कि ये इमेज है। फिर आगे चलो अंदर। ये जो बेस 64 की अरे थी उसमें कितनी एंट्रीज थी? 2। 0th इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ था, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? ये सारा का सारा इनकोडेड। तो अब मैंने कहा जी बेस 64 की अरे के पहले इंडेक्स से जो भी चीज पड़ी हुई है वो बेसिकली चीज क्या है? इमेज का इनकोडेड डेटा है, वो निकालो। यहां पे जो काम है वो ये कह रहा है कि फाइल नेम बिल्ड कर रहा हूं, यानी मैं खुद से फाइल नेम बना रहा हूं। क्योंकि मे भी अगर एक बंदे ने एक इमेज अपलोड किया जिसका नाम एबीसी है, दूसरा बंदा आया उसने भी इमेज अपलोड किया उसका नाम भी क्या है? एबीसी है। तो खतरा क्या है कि एक ही फोल्डर में सारे इमेज हम एक ही फोल्डर में ले रहे हैं ना, तो पहले वाला इमेज दूसरे इमेज से या तो रिप्लेस हो जाएगा या दूसरा वाला इमेज ऑटो नेम लेके एबीसी ब्रैकेट में 1 ले लेगा, जैसे नॉर्मली इमेज की कॉपी क्रिएट होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम अगर यूजर सेम नाम के 2 इमेजेस अपलोड कर दे तो ना वो इमेजेस एक दूसरे को ओवरराइड करें, ना ही वो ऑटो रीनेमिंग करें। क्यों? क्योंकि ये नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम तो हमने डेटाबेस में स्टोर करना है यहाँ से लेके। तो हम यहाँ फाइल का नेम खुद बिल्ड कर रहे हैं और फाइल का नेम ऐसा बनाना है हमें कि जो एक दफा फाइल का नाम आ जाए वो सेम नाम दोबारा किसी फाइल को ना मिल सके। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं टाइम स्टैम्प। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? आपको पता है कि जो टाइम स्टैम्प एक दफा गुजर जाए सारी जिंदगी वापस नहीं आती, ऐसी है ना? तो इसलिए हम इमेज का नाम क्या बना रहे हैं? टाइम स्टैम्प। जो करंट टाइम स्टैम्प होगी ये सारी वो कैलकुलेशन है, डॉट इमेज की एक्सटेंशन, क्योंकि पूरा इमेज किस तरह पहचाना जाता है? इमेज का नाम डॉट उसकी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हमने पहले कैलकुलेट कर ली, इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं किसके साथ? करंट टाइम स्टैम्प के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। ये भी क्लियर हो गई लाइन? अब आगे आ जाए। ये जो काम है ना,
मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बना ली है, किस नाम से, स्लैश अपलोड्स के नाम से, ये ऑलरेडी अपलोड्स बनी पड़ी है। अब ये जो चीज़ है ना पाथ डॉट जॉइन, ये पाथ बेसिकली Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है। कहाँ पे है, मैंने इसे ऑलरेडी इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो पाथ डॉट जॉइन, पहले मैं आपको दिखा दूं जरा, ये बिल्ट इन नोड मॉड्यूल है पाथ का, ठीक। तो जो बिल्ट इन नोड के मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। सो मैंने ये कहा पाथ। अच्छा, पाथ का मतलब क्या है बेसिकली, ये जो कांस्टेंट है ना पाथ डिर नेम, ये देता है करंट डायरेक्टरी नेम। करंट डायरेक्टरी नेम का मतलब ये है मल्टी शॉप ई कॉमर्स, ये उसकी करंट डायरेक्टरी है। यानी आपको Node.js में अगर करंट डायरेक्टरी को पिक करना हो प्रोग्रामेटिकली तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पाथ डॉट ज्वाइन। अब ये ज्वाइन क्या करता है बेसिकली, ये दोनों को ज्वाइन कर देगा। सिर्फ पाथ क्या करेगा, आपको यहां तक, यानी फॉर एग्जांपल आपका ये पाथ ये बनता है, मैं आपको बताता हूं। सर ये पाथ हटो के सिर्फ फोल्डर नेम पे सारा पाथ क्रिएट कर देगा। एक्चुअल में एक मिनट मुझे दे, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। एक्चुअल पाथ आपका ये है डी यासिर मन, ये है फुल क्वालिफाइड पाथ, ठीक, यानी एब्सोल्यूट पाथ। इसका रिलेटिव पाथ क्या है, यहां से आगे, इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। तो ये जो पाथ है ये आपको क्या रिटर्न करेगा, रिलेटिव पाथ, क्योंकि हमें यहां फुल क्वालिफाइड पाथ नहीं चाहिए। अगर फुल क्वालिफाइड पाथ हम यहां लिखेंगे तो अभी ये हमारे सिस्टम में होस्ट है, कल उठा के हम सर्वर पे होस्ट करेंगे ये पाथ ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये पाथ क्या लेगा, रिलेटिव पाथ लेगा, यानी यहां से आगे कैलकुलेट करेगा। जब यहां ये करंट फोल्डर का यहां तक पाथ देगा डॉट ज्वाइन, इसके आगे मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूं, मेरा अपना फोल्डर, वो किस नाम से बना पड़ा है। तो ये समझ आ गई है, फोल्डर बैकएंड पे है ना, हाँ बैकएंड के अंदर भी डाल सकते हैं, फिर आपको डॉट करके उसके अंदर जाना पड़ेगा एक और, ठीक। अभी हम देखते हैं, अगर इस अपलोड ने सेव ना की तो फिर हम इसी पाथ को मैनिपुलेट करेंगे। और उसके बाद हमने क्या कहा जी कि पाथ डॉट ज्वाइन, तो ये पाथ डॉट ज्वाइन में ये दो चीजें ज्वाइन करेगा, तो क्या बनेगा, इसके पीछे वो लेट्स सी इट्स अ नेम मल्टी शॉप और काइंड ऑफ डैश 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 स्लैश अपलोड्स, और फिर स्लैश के बाद मैं क्या दे रहा हूं, डायनामिक फाइल नेम। और डायनामिक फाइल नेम क्या होगा बेसिकली आपका, टाइम स्टैम्प, इमेज का नाम जो हमने अभी बिल्ड किया था। जब ये सारा काम हो जाए, ये एक लाइन एडिशनल है, ये इसलिए है कि हम यूज कर रहे हैं ES6 इंपोर्ट सिंटैक्स। ये जो डिर नेम है ना, ये पाथ की वजह से अवेलेबल होता है, लेकिन ES6 में ये सपोर्टेड नहीं है, ये ES5 में सपोर्टेड है। यानी पाथ और डिर नेम और इसके और भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं, फाइल नेम्स वगैरह, ये ES6 में अभी तक सपोर्टेड अभी तक नहीं है। तो इसके लिए ये एडिशनल लाइन है कि जो भी आपका इमेज पाथ है इसको रिजॉल्व करता है, यानी पाथ के अंदर एक और बिल्ट इन फंक्शन दिया गया है कि आप इसको क्या करें, इसको रिजॉल्व करके एक्चुअल फाइल का फुल पाथ बिल्ड कर दे या डेवलप कर दे या क्रिएट कर दे। आप हर एक लाइन में हम लॉग करके उसको स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं क्या है या नहीं, क्या नहीं है, लेकिन दिस लाइन एक्चुअली रिजॉल्व्स दैट इशू विद ES6, क्योंकि हम ES6 यूज कर रहे हैं। अब अगली बात यह है कि FS कहते हैं फाइल स्ट्रीम को। जी जी, ऊपर हमने कंडीशन लगाई कि JPG PNG टाइप हो, अगर ये कंडीशन खत्म कर दे तो फिर हर किस्म क्या है जी बिल्कुल, फिर जो भी फाइल होगी एक्सटेंशन उसी की आएगी, जाहिर है। एक्सटेंशन लेट्स सपोज PDF अपलोड करते हैं, तो जब ये कंडीशन नहीं लगाई तो फाइल नेम डॉट PDF हो जाएगा, डॉट फाइल नेम डॉट docx हो जाएगा। सर इधर तो कंडीशन लगी हुई है ना सर, अगर मतलब कि ये कंडीशन में ना मैच करे तो एरर भी आएगा। हाँ वो देखिए ना, इफ के बाद एल्स पे जाएगा ना, लेट्स सपोज ये इफ यहाँ से शुरू हो रहा है सर और एक और चीज पूछनी थी कि एक मिनट एक पूरी कर लेना। जब ये यहाँ आ रहा है तो एल्स में जाके ये रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 403 और वो कह रहे हैं ये बेस 64 डाटा इज नॉट वैलिड, और अगर ये एरर कैच ना हो तो फिर ट्राई कैच वाला कैच पकड़ेगा उसको। अब सवाल पूछेंगे। सर एक चीज पूछनी थी कि हम इधर टोस्टिफाई से नोटिफिकेशन ला सकते हैं, ये लाएंगे, यही एरर फ्रंट एंड पे जाएगा और यही एरर हम टोस्टिफाई में कैच करेंगे। बैक एंड पे तो टोस्टिफाई नहीं होता ना, टोस्टिफाई ये एरर हम मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था ना, उसमें ना वो m.toast करके कुछ लिखता था, तो वो इधर से है और उधर, तो यही एरर हम भी कर रहे हैं,
हमने फिक्स किया था ना लास्ट में। वो डाटा मैसेज करते हैं ना, वो दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ से ही जाए, जहाँ से ट्रैक होता है। अच्छा, वो मे भी कोई पैकेज हो के बैकएंड पे टोस्ट का कोई पैकेज हो, मुझे लेकिन उसका फायदा नहीं है ना। हमारा एरर तो वैसे ही जा रहा है, हम बैकएंड पे क्यों एक एडिशनल लाइब्रेरी यूज करें। तो हम यूज शो तो अल्टीमेट पर्पस क्या है कि जो बैकएंड से एरर जनरेट हो उसको फ्रंट एंड पे शो करें, तो वो तो हमारा हो रहा है। स्ट्रेटजी तो देर में भी वेरियस स्ट्रेटजी, हर बंदे की अपनी टेक्निक हो सकती है। बहरहाल अब ये जो एफ है ना, ये भी नोड जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक fs नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट fs का मतलब फाइल स्ट्रीम, ठीक। सो I'll do this। और एक और इंपोर्ट भी था शायद यहाँ पे, dir name, ये भी यहाँ पे था, ठीक जी। क्योंकि ये dir name ES5 में रिक्वायर वाले सिंटैक्स में हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है path dot resolve, ये dir name बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। ES6 में ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें ये एडिशनल स्टेप करना पड़ा, ठीक है। हम यहाँ पे थे। अब fs जो कि हमने ऊपर मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, अब यू आर ऑलवेज वेलकम इनफैक्ट टू डू fs इन Node.js। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्यूरियस है ना, क्योंकि हम अभी उस चीज़ में इतनी डेप्थ में जा नहीं सकते, क्योंकि क्यूरियस है कि ये fs क्या भला है, उसके अंदर क्या है और ये कैसे फाइल अपलोडिंग करता है, तो दे कैन एक्चुअली कम एंड दे कैन एक्सप्लिसिटली आस्क दिस वन। अगर उनको ये मुश्किल लगती है रिक्वायरमेंट, कैन यू सी दिस नोड fs और ये fs। अब ये यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर वाला सिंटैक्स, हम यूज़ कर रहे हैं तो ये मे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ES6 वाला मॉड्यूल ES6 वाली डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो आप क्या कर लें, fs इन Node.js का कोई आर्टिकल पढ़ लें, ये आपको ज़्यादा इजी बता देगा आसान से। तो अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट इट इज़ डूइंग एंड हाउ इट डज एनी काइंड ऑफ अ थिंग, ये दिस फंक्शन वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं। लेकिन हमने जो फंक्शन यूज़ करना है विच इज़ राइट फाइल सिंक, fs का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट है फाइल का पाथ, जिस फाइल को हम अपलोड करना चाह रहे हैं। दूसरा है इमेज का डेटा, यानी ये जो चीज़ें हम ऊपर तैयार कर चुके हैं। और तीसरा है इनकोडिंग, हम फाइल को कैसे ट्रीट कर रहे हैं बेस 64, और ये आपको देगा वापस ये जो फाइल पाथ है उधर ही। यानी अगर ये सक्सेसफुल हो, ये सारी की सारी चीज़, ये वाला फंक्शन कॉल जो है इफ में, अगर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, const upload इक्वल्स टू दिस, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न होने के बाद हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। इमेज अपलोड हो गया तो क्या ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स अपलोड में आएगा और इसकी बेस पे कंडीशन चेक हो रही है। तो ये 2 स्टेप्स को हमने शॉर्ट करके एक ही स्टेप बना लिया कि आप इस ट्रू फॉल्स को डायरेक्ट एज इट इज़ यहाँ पे लिख दें। मेक सेंस। अब जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो जो फाइल पाथ है, अब ये यूज़र का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, न्यू प्रोडक्ट ना। तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज की फील्ड है उसमें फाइल का पाथ डाल देंगे, और बाकी काम तो हम, पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, लिहाजा लीव इट। ये जो जहाँ से मैंने कॉपी की है ना, ये इमेज अपलोडिंग की लॉजिक ऑथ पे लगी हुई है, ये यूज़र के लिए था, इसलिए पासवर्ड हमारे प्रोडक्ट में तो पासवर्ड नहीं है ना, इसलिए मैं इसको वहाँ से उड़ा रहा हूँ। एंड देन अगर ये काम हो जाए तो फिर क्या करें, ये भी हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द पासवर्ड, और ये यूज़र के बजाय हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। सो वी विल से इट लाइक प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, और यूज़र के बजाय हमें क्या सेव करना है, न्यू प्रोडक्ट। और अगर ये अब वी आर स्टिल इन द इफ, ठीक है, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस टू 1 एरर फॉल्स। एरर फॉल्स का मतलब ये लाइन, ये वाली चीज़, यानी ये पूरी इफ की कंडीशन तब चलेगी जब कोई एरर नहीं है। तो हम यहाँ एरर फॉल्स नहीं, हमने अपनी एरर हैंडलिंग में क्या किया हुआ है, सक्सेस ट्रू या फॉल्स किया हुआ है ना, इफ यू रिमेंबर। और यहाँ हमने मैसेज ही रखा हुआ है, तो यहाँ अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड के बजाय क्या करेंगे, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। और अगर ये इस पूरी लॉजिक में कोई एरर आता है तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इमेज अपलोड हो रहा है,
यहाँ दो काम हो रहे हैं, सिर्फ इमेज अब नहीं अपलोड हो रहा बेटा, इमेज अपलोड होने के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ एक काम नहीं हो रहा, दो काम बैक वक्त हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, यहाँ पे हम इसको भी सक्सेस ट्रू कर दें अगर एरर आए, और ट्रू के केस में हम यहाँ पे क्या कर दें, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। और अगर कोई ऐसा मैसेज है जो कि कैच ने कैच किया हुआ है तो उसको डायरेक्ट जो भी मैसेज है इसको भी सक्सेस फॉल्स कर दें। इधर तो हम मतलब कि एरर पीछे भेजे हैं, तो ये प्रोडक्ट किधर भेजे? प्रोडक्ट ये है ना बेटा, अच्छा ये क्रिएट हो गया। और ये चूंकि ट्राई कैच में है तो अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है प्रोडक्ट के स्कीमा में तो उसको कौन पकड़ेगा, ये ट्राई पकड़ के कहाँ भेजेगा, कैच में, और कैच पकड़ के कहाँ भेजेगा, वापस ग्लोबल में। बल्कि नहीं, ये अब ये वापस नहीं भेज रहा ना, ये रिटर्न करके वापस क्लाइंट को भेज रहा है, ये भी क्लाइंट को भेज रहा है। हमने इनको किधर भेजना है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में भेजना है। तो बेहतर है कि आप इसको रिटर्न ना करें बल्कि इसे करें रिटर्न, क्योंकि ये काम हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये भेजना है। तो लेट्स सी इट टू बी रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर मैसेज। ठीक, एरर क्यों आ रहा है, अच्छा खत्म हो गया। और फिर यहां भी यही काम करना है, क्योंकि अगर हमने एक जगह ऑलरेडी लॉजिक इंप्लीमेंट की हुई तो वाई टू एक्चुअली डू इट अगेन एंड अगेन, रीयूजेबिलिटी यही कहती है। फिर हम कहेंगे जी कि नेक्स्ट न्यू एरर दिस, और इसको भी हम कहेंगे, ये तो ऑब्वियसली बल्कि ये भी एरर है, ई डॉट मैसेज, तो हम इसको भी कहेंगे जी कि नेक्स्ट न्यू एरर दिस। नहीं, ये समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं होगा, रादर ये जो भी एरर आएगा ई, या ई डॉट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट। अब हमें जाहिर है ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको भी हम उड़ा देते हैं बिकॉज हमने ट्राई कैच के साथ अपनी सारी लॉजिक हैंडलिंग कर ली है। तो लेट्स सी इट इन एक्शन, और हम इस फोल्डर को ओपन करके रखते हैं ताकि हमें पता लगे कि इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। इफ एवरीथिंग गोज वेल दिस शुड गेट ट्रिगर्ड, एंड इफ समथिंग गेट्स रॉन्ग तो फिर हमें कोई ना कोई एरर आएगा, और वो एरर हम कहाँ देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। सो लेट मी क्लीन इट अप फर्स्ट। और अब हम यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दिस दिस this this and this and this, so that comes in as undefined। और ये undefined कहाँ से आ रहा है, बेसिकली टोकन से आ रहा है, मे बी एक्सपायर हो गया। लेकिन अब हमने नहीं, अभी साइन इन की फिलॉसफी बाकी है। हमने ये लॉजिक इंप्लीमेंट की थी कि जो टोकन एक्सपायर हो जाए तो यहाँ से ऑटो रीडायरेक्ट होकर चला जाए। अच्छा, वो फिर किसी और बैच में किए, ये पता नहीं। नहीं सर, वो जो ऑटो लोग किया हुआ था, हाँ वो चलना चाहिए एटलीस्ट, फिर ये नहीं चल रहा तो दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन इस इशू को देखेंगे। लेकिन ये अगर ये टोकन एक्सपायर है तो इट शुड नॉट गिव अनडिफाइंड, रादर इट शुड एक्चुअली चलें देख लेते हैं। अभी हम जिस इशू को कर रहे हैं ना उस पर फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ है। ये हो गया हमारा एडमिन, और अब हम देखते हैं यहाँ हमें दोबारा अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन डू दिस, सॉरी दिस this this and this। now if you go back, token
पहले वो टोकन ही एंड पे है, तो इसका मतलब है वो टोकन एक्सपायरी वाला कोई फ्रंट एंड पे इशू है कि हमने उसे रीडायरेक्ट ऑटो रीडायरेक्ट नहीं किया हुआ। एनीवेज ये काम हो गया और इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, इमेज, वी शुड हैव दैट इमेज राइट इन हियर सम हियर। सो इमेज भी नहीं आ रहा, एक दफ़ा इधर चेक कर लेते हैं, इमेज यहाँ भी नहीं आ रहा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अच्छा पहले यहाँ हम कंसोल पे देखते हैं कि कंसोल पे क्या आया। सो वी हैव ऑब्जेक्ट एरर, नो सच फाइल डायरेक्टरी, फ्री का मसला है। फोल्डर पाथ का मसला है कि जो अपलोड है वो गलत फोल्डर में है। एब्सोल्यूट है सर। हाँ ये भी एक इशू है, लेकिन ये पाथ भी एब्सोल्यूट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट इज़ फाइन क्योंकि ये एब्सोल्यूट हम नहीं कैलकुलेट दे रहे ना, ये एब्सोल्यूट ऑटो कैलकुलेट कर रहा है, तो जब जिस सर्वर पे जाएगा उसका एब्सोल्यूट कैलकुलेट करेगा, दैट स्टिल इज़ फाइन। अब हमें मसला किस में है, अब जरा देखें, यहीं से एरर पता लग गया। ये अपलोड के फोल्डर को कहाँ ढूंढ रहा है, इनसाइड द बैकएंड। देखने ये कह रहा है मल्टी शॉप ई कॉमर्स स्लैश बैकएंड स्लैश अपलोड और स्लैश बात, ये अपलोड्स के फोल्डर को एक्सपेक्ट कर रहा है कि दैट शुड बी इनसाइड द बैकएंड, तो यहीं से एरर पता लग गया। वो आपने पहले ही कहा था मैंने कहा देख लेते हैं, इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब हमारा जो अपलोड्स का फोल्डर है दैट वेंट इन। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड और कंग्रेचुलेशंस। सर अब तो हमने अपने सर्वर पे इमेजेस अपलोड और अब वो ये जो इमेज का नाम है वो टाइम स्टैम्प। एक क्वेश्चन, ये जो से सारे फैसले ये होस्टिंग वालों से मतलब जितनी मर्जी इमेज अपलोड करते हैं इसके ऊपर, क्या मतलब? हम लोगों ने जब होस्टिंग परचेज किया तो उस पे डिप्लॉय कर दिया हमने, तो जितनी मर्जी यूज करते रहे अपलोड, जाहिर है वो तो अपलोड, कोई लिमिट नहीं, वीडियो जितनी मर्जी और ये तो आप कोडिंग से रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना किसी को, अगर करना चाहते हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर हम लोग किसी की होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें मतलब जितनी मर्जी अपलोड करते हैं या फिर सर वो तो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ कि स्टोरेज की एक लिमिट होती है ना। मिसाल के तौर पे आपके सिस्टम में कैपेसिटी है 10 GB स्टोर करने की, जब 10 GB पूरी हो जाएगी तो वो आपको वैसे ही एरर देगा जी, यू डोंट हैव। हमारे सिस्टम में आएगी सारी इमेजेस। अभी तो हमारे सिस्टम में आएगी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट होस्ट लोकल पे हुआ हुआ है। जब ये सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा ना तो ये सारी इमेज हमारे होस्टिंग सर्वर पे जाएगी, और उस होस्टिंग सर्वर पे फिर हमें स्पेस भी उसके मुताबिक ख़रीदनी पड़ेगी। अगर हमारे होस्टिंग सर्वर में स्पेस 5 GB का पैकेज हमने ख़रीदा हुआ है तो 5 GB को जब एक्सीड करेगी तो आपको होस्टिंग सर्वर खुद नोटिफाई कर देगा जी आपकी स्टोरेज ख़त्म हो। इट्स जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क। आप अपने सिस्टम में कोई चीज़ स्टोर करें तो एक वक्त आएगा कि आपको ये रेड हो जाएगी। इसका क्या मतलब होगा? स्टोरेज ख़त्म, मज़ीद एरर देगा। तो सर्वर भी तो भाई हार्ड डिस्क की यूज़ करता है ना, वो भी तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो बहरहाल आपको दोनों तरीके आ गए। अब मैं अगर शरारत करूँ तो एक और इसमें से निकाल सकता हूँ कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस भी तो होते हैं। ये आपका टास्क है कि आपने इस चंक को यूज़ करके लूप लगा दें बेसिकली, इसको अलग फंक्शन में डाल दें इमेज अपलोड की लॉजिक को, और फिर चेक करें कि अगर फ्रंट एंड से इमेजेस की अरे आ रही है तो उसको लूप लगा के बारी बारी फोल्डर में मूव करें और सारों के पाथ एक अरे में डाल के फोल्डर, ये जो इमेज के पाथ हैं, इंस्टेड ऑफ अ सिंपल प्लेन स्ट्रिंग यू हैव टू डू इट लाइक व्हाटसोएवर। अभी हमने डेटाबेस में नहीं चेक किया किस हालत में जा रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, वो कल चेक करेंगे प्रॉब्ली, बट एटलीस्ट वी हैव मूव्ड इट टू दी अपलोड्स फोल्डर। तो अब आपको वो क्लाउड इंडियन वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमने अब ये सारे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके इन्हीं को रेंडर करना है। अभी तक स्टैटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।